हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में। नॉलेज का जो बेसिक है, नॉलेज का नेचर कैसा है, मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसे आपको एग्जाम में मेंशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं सो मेक श्योर आप उनको देख ली, ठीक है। सो एक बेसिक नॉलेज इस जो है वीडियो के लिए या इस लेक्चर के लिए जो जरूरी है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको वो चीजें पता होंगी, ठीक है जी। फर्दर जो है नॉलेज के साथ साथ इसमें डाटा, इंफॉर्मेशन, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो अभी हम प्रॉपरली बात करेंगे सोर्सेज के बारे में और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज भी इसको बोलेंगे कि आप नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं या नॉलेज कहां से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। सो मेजरली जब आप देखेंगे ना और बहुत सारी बुक्स में से चीजों को कंपाइल करेंगे तो आपको 6 मेथड्स नजर आएंगे जो कि हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी एग्जांपल्स मैं बताऊं आप खुद के भी एग्जांपल्स बना के उन चीजों को समझ के, बिकॉज मेजर चीजें समझना और आपको ये 6 जो तरीके हैं, ये सोर्सेज हैं, इनका पता होना, उसके बाद आप जो है अपना एग्जांपल बना के भी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नॉलेज जो है वो किन किन तरीके से गेन की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला तरीका रहेगा जी लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर आपने कहीं से कोई चीज पढ़ी नहीं है या कोई चीज जो है वो देखी, मतलब कहीं से किसी ने नॉलेज आपको दी नहीं है, तो आपके पास सबसे पहला और प्रिमिटिव मोस्ट फंडामेंटल तरीका क्या रहेगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने का रहेगा। आपने ये भी देखा होगा जैसे नोमैड्स होते हैं या जो ट्राइब्स होते हैं ना, कबीले वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो मेजरली तो हम मान के चलते हैं कि वो स्कूल नहीं गए होते, राइट। तो जब वो स्कूल नहीं गए, उनको किसी ने नॉलेज इंपार्ट नहीं की है, तो सबसे पहला तरीका क्या रहेगा कि वो किसी प्रॉब्लम के साथ एनकाउंटर करेंगे। अब जो प्रॉब्लम के साथ उन्होंने एनकाउंटर किया है, वो प्रॉब्लम अगर उन्होंने पहले नहीं देखी थी तो एक नई सिचुएशन है उनके सामने, बट कैसे तो करके वो डील करेंगे उससे, राइट। सो वो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, ताकि अगली बार जब कोई प्रॉब्लम, सेम सी प्रॉब्लम आए, सिमिलर प्रॉब्लम, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी उसी प्रॉब्लम जैसा कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस रह चुका है, सो वो बेटर तरीके से उसको एनकाउंटर, जो प्रॉब्लम उनके सामने आई है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि चांद में भी दाग होते हैं, तो जब चांद में दाग हैं तो हर एक मेथड में कुछ ना कुछ कमियां या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। सो इसी लिमिटेशन में अगर मैं बात करूं, सो वैन डेलन आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार आप नाम कोट कर देते हैं तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी सी बनती है कि हाँ भाई बच्चे ने कहीं से तो पढ़ा है, ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिख रहा है, ओके। सो वैन डेलन ने बोला कि जब आप नॉलेज एक्वायर करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस से, सो अब ये भी हो सकता है कि मैं जब उस चीज को देख रही हूं या मैं उस चीज को जब एक्सपीरियंस कर रही हूं, मुझे जो अनुभव हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें मेरे से छूट जाएं, राइट, क्योंकि सिलेक्टिव अटेंशन होती है अपनी। सो हम कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ चीजों को ओमिट आउट कर सकते हैं, हम उनको छोड़ सकते हैं। तो अगर वो चीज हमने छोड़ दी तो प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, और अगर वो इनसफिशिएंट नॉलेज है जो कि किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, सो हमारे पास क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना, लिमिटेशन आ गई ना ये तो, राइट। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां से कोई अगर इनसफिशिएंट नॉलेज के बेसिस पे या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कोई नॉलेज मिली है, सो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज की कमी रहेगी और हमें बहुत सोच समझ के जो है ये लाइफ एक्सपीरियंसेस वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर गलत रहा हो, सो हम उस चीज से रिलेटेड नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ मेजरली उस इनसफिशिएंट नॉलेज के बेसिस पे हमारा कोई बिलीफ बन सकता है, और वो बिलीफ अगर बन गया सो वही फिर टाइम टू टाइम आगे भी बढ़ता रहेगा, और हो सकता है हम उस नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो ट्रांसफरेबल है ना, सो हम उस बिलीफ को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगली जनरेशन में। सो वो गलत चीज जो है वो फिर कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। सो ये मेजर लिमिटेशन है कि जब हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और हमने कोई चीज ऑमिट आउट कर दी या हमें समझ नहीं आई वो चीज, सो उस चीज के बेसिस पे जो बिलीफ बना है, जो इनसफिशिएंट नॉलेज के बेसिस पे बिलीफ बना है, वो फिर फर्दर चलता रहेगा। इससे हमें ये समझ आता है कि चाहे लाइफ एक्सपीरियंस हो चाहे या फिर कोई और मेथड हो, ये लाइन तो आप हर जगह लिख सकते हैं कि आपको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत कॉशियसली और क्रिटिकली सोच के वो मेथड को इस्तेमाल करना है जब आप नॉलेज के सोर्स की या नॉलेज को गेन करने की बात करते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका पहला मेथड। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, सो दूसरा मेथड आपका रहेगा सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि ये भी तरीके हैं जहां से हमें नॉलेज मिलती है। हमने बोला था ना हम नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं,
जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी आपको बताया कि अगर आपने गलत नॉलेज प्रिजर्व कर ली और जो है उसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सो वही चीज यहाँ है कि सोशल कस्टम और ट्रेडिशंस, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी चीजें हैं, जो कस्टमरी बिलीफ्स हमारे चले आ रहे हैं, वो एक रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए, नो डाउट। ठीक है, सो आप पॉजिटिव पॉइंट्स में तो डेफिनेटली शुरुआत तो यहीं से करेंगे कि वो रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे पास, बहुत रिच सोर्स है कि हमारे पास एक अबंडेंट नॉलेज अवेलेबल है ऑलरेडी समाज में, जो किसी और ने शायद एक्सपीरियंस की होगी, जो कि अब टाइम टू टाइम चली आ रही है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने की तो वो एक्सपीरियंस किया होगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट था ना लाइफ एक्सपीरियंसेस वाला, या एक्सपीरियंस जो आप सेंस ऑर्गन से अब ऐसे सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो वो एक प्रिमिटिव और फंडामेंटल मेथड बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिल्कुल फर्स्ट लिंक रहा होगा, जो ओरिजिन रहा होगा, वो किसी का तो लाइफ एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, सो इसीलिए ये फंडामेंटल रहेगा। जब ये जो वो किसी का जो क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपीरियंस था, जो एक बिलीफ बन गया था, सही भी हो सकता है वो बिलीफ, नो डाउट। ठीक है, तो जो वो बिलीफ बना है वो डेफिनेटली हमारे लिए एक रिच सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा, जो कि जो है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहेगा। लेकिन अगेन इसमें भी तो चांद में दाग हैं, इसमें भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलेंगी। सो बहुत सारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि गलत हैं, जिनको जो है फिलहाल की सिचुएशन और बदलते हुए समाज के हिसाब से हमें छोड़ देना चाहिए, बट हम फिर भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो वो आप अपने हिसाब से जो आपने ऑब्जर्व की हो लिख सकते हैं यहां पे, बट अगेन लिमिटेशन में यही चीज रहेगी कि बहुत सारी जो है कस्टमरी बिलीफ्स या ट्रेडिशंस ऐसे चले आ रहे हैं जिनका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता है, और हम उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं, और वो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा होता है। राइट, जैसे कई बार बोलते हैं ना वो पुराने जमाने में कि लड़कियों को जो है पीरियड्स के टाइम पे अचार नहीं छूना चाहिए या किचन में नहीं जाना चाहिए। सो वो उस टाइम पे सिचुएशंस अलग थी, अब बाहर नहीं जाना चाहिए स्पेसिफिकली। पहले होता था कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो एक हमारे पास अभी उसका एक लॉजिक है कि बाहर, क्योंकि पहले सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, तो आप क्या करते थे, कपड़ा यूज करती थी सारी गर्ल्स, तो वो कपड़े की वजह से वो स्टेन लग जाता था, दाग लग जाता था जल्दी, क्योंकि उसमें लीक हो जाती थी चीजें। सो उस वजह से बाहर ना जाना एक बेटर ऑप्शन उस टाइम के लिए था। लेकिन अभी हमारे पास सैनिटरी पैड्स हैं और भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम अपने काम पे चीजों पे जा सकते हैं, आराम से जो है मैनेज कर सकते हैं चीजों को। राइट, सो वो जो कस्टमरी बिलीफ्स हमारे चले आ रहे हैं ना, जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं, हमें वो वाले क्या करने चाहिए, उनको रिजेक्ट करके, उनको छोड़ के और नई चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सेकंड सोर्स हमारा यही रहता है कि सोशल कस्टम और ट्रेडिशन से हमें बहुत सारी नॉलेज जो ट्रांसफर हुई है जनरेशन टू जनरेशन, वो एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है जी, देन बात आती है अपने थर्ड की, यानी फर्स्ट हो गया हमारा लाइफ एक्सपीरियंसेस से, दूसरा हो गया हमारा सोर्स, ये आपका सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है आपका अथॉरिटी का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके पास जब कोई लॉजिक नहीं होता या आपको वो चीज कहीं मिल नहीं रही होती जो आप जानना चाह रहे हैं, वो आप कहां से गेन करने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटी से। और वो अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, और वो अथॉरिटी वेरी भी कर सकती है। कि मान लो कोर्ट में कोई चीज हो रही है और कोर्ट में जज ने क्या किया, एक सर्कमस्टेंस ऐसा बना कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट को, साइकेट्रिक, ठीक है, उसको क्या कर दिया, एक अथॉरिटी घोषित कर दिया। यानी इस सिचुएशन में ये एक अथॉरिटी है, जो ये बोलेगा वो चीज मानी जाएगी। क्यों पूछ रहे हैं हम इससे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। मान लो मैं रिसर्च कर रही हूं और मुझे रिसर्च करते करते कोई दिक्कत आई और मुझे उसके जो है लिटरेचर नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस स्टेप के बाद मैं क्या करूं, तो मैं किसके पास जाऊंगी, मैं अपने गाइड के पास, अपने सुपरवाइजर के पास जाऊंगी। राइट, तो उस टाइम पे वो क्या होंगे, अथॉरिटी होंगे, जिनको कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा चीजें उनको पता है, आपसे ज्यादा चीजें उन्होंने पढ़ी हैं। सो बेसिकली वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गए हमारे लिए। सो वो क्या हो गए, अथॉरिटी। तो हमारे पास क्या तरीका आ गया, हम अपील करेंगे अथॉरिटी से। सो अपील टू अथॉरिटी हमारा क्या हो जाएगा जी, एक थर्ड सोर्स हो जाएगा नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, क्योंकि यूजुअली ये तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं होता और हमें ये जानना होता है कि अब आगे क्या किया जाए। सो उस एब्सेंस ऑफ फैक्चुअल एविडेंस के टाइम पे हम किसी ना किसी अथॉरिटी से अपील करते हैं। और इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी है वो कम से कम हमारी जो नॉलेज बेस्ड हो। कई बार क्या होता है, जैसे आप हायरार्की अगर देखेंगे,
जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, एक पर्टिकुलर, मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में कोई स्ट्रक्चर है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पहले आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाइए, वहां पे भी अगर नहीं सोल्व हो पा रही है तो आप फर्दर जो है डीन के पास जाइए, वहां सोल्व नहीं हो रही है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। सो वो एक हायरार्की तो आपको दिखेगी यहां भी, बट उस हायरार्की में जो लोग बैठे हैं वो भी तो क्या होने जरूरी है, वो भी तो नॉलेजेबल होने जरूरी है ना, क्योंकि वहां से नॉलेज हमें ट्रांसफर हो रही है। सो उनका नॉलेजेबल होना जरूरी है इस पॉइंट के लिए। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस अथॉरिटी के पास आप जा रहे हैं वो अथॉरिटी जो चीजें बोल रही है वो किसी फैक्ट के बेसिस पे बोल रही हो, वो किसी, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स तो आप चेक करेंगे। क्योंकि अगर मान लो मुझे कोई दिक्कत आई है और मुझे मान लो पीएचडी वर्क में कोई दिक्कत आई है तो मैं गाइड के पास जा रही हूँ, यानी कि वो कंपैरेटिवली मेरे से ज्यादा लेवल पे, अब मैं एमएड के या छोटे लेवल के बच्चे के पास तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो एक हायरार्की में समझ आ रहा है कि मैं उसके क्रेडेंशियल्स और उसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो चेक करूंगी। ठीक है, क्रेडेंशियल्स, ओके, तो वो क्रेडेंशियल्स भी चेक करने हैं आपको, और उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो अथॉरिटी जो चीजें बोल रही है ना वो फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे हो, राइट। सो पहला क्या था अपना लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दूसरा था अपना सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन के बेसिस पे, और तीसरा था अपना अथॉरिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा नॉलेज गेन कर रहे हो आप थ्रू लॉजिक, यानी यहां पर हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग है अब। ठीक है, सो वो रीजनिंग अगर आपके पास है तो आप कंपैरेटिवली जो पहले वाले 3 सोर्सेज हमने पढ़े हैं उससे बेटर कुछ तरीका निकलेगा यहां पे आके। तो रीजनिंग एक तरीका हो जाता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक एविडेंस बेस्ड चीजें और थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे आप चीजों को लेके आ रहे हैं। सो इसमें भी 2 तरीके आ जाते हैं, एक रहेगा जी डिडक्टिव, और ये आपको अलग से भी मिल सकता है कि डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप जो है ये तरीका रखेंगे, मतलब आप बोलेंगे कि थ्रू लॉजिक, और उसमें आप बेटर 2 अलग तरीके बता रहे हैं, सो वो एक हायरार्की और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। सो पहली रहेगी जी डिडक्टिव तरीका, जो डिडक्टिव मेथड अपना। डिडक्टिव मेथड में मैंने कई बार बताया है आपको, इट्स लाइक डिडक्टिव और इंडक्टिव में 2 ही डिफरेंस हम देखते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव भी मैं लिख देती हूँ, चलो ठीक है। सो डिडक्टिव में हमने क्या पढ़ा है, डी है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम कैसे जाते हैं, सो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं हम इसमें नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव में अपने पास क्या आ जाता है फिर, स्पेसिफिक टू जनरल। सो पहले हमारे पास डिडक्टिव मेथड आता है जो हम लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, जो यूजीसी नेट पेपर 1 में भी हमारे लिए यूजफुल है। सो इसमें क्या रहेगा, जो एरिस्टोटल है, आपको नाम याद रखना है, एरिस्टोटल कई बार पूछ लिया जाता है कि क्योंकि आप मेंशन करेंगे, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे हैं तो भी आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज डिडक्टिव की जहां बात आएगी वहां आपको एरिस्टोटल का नाम याद रखना है, क्योंकि उनकी जो सिलोगिज्म, जो तरीका, उनका जो सिलोगिज्म था, उन्होंने जो 3 बताए थे ना कि मेजर प्रोमाइस, माइनर प्रोमाइस, देन कंक्लूजन, सो उसके बेसिस पे हमारे पास डिडक्टिव मेथड आता है। ओके, लेकिन इसमें एक नुकसान क्या हो जाएगा अपने को, हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, यानी जो अपनी मेजर प्रोमाइस होगी कोई भी चीज, वो जो मेजर प्रेमाइस में मैं कोई भी बात बोल रही हूं ना, वो भी तो किसी ना किसी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे है जो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। अब वो नॉलेज गलत होगी तब हम क्या करेंगे। सो यहां पे भी एक स्कोप हमारा लिमिटेशन का बच जाता है कि जो मेजर प्रेमाइस है ऑलरेडी हमारी, या जो प्रेमाइसिस वाली नॉलेज है वो तो पहले से ही है ना हमारे पास। सो इसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टू जनरल यानी इंडक्टिव मेथड पे जाते हैं। और इंडक्टिव मेथड में आप फ्रांसिस बेकन का नाम याद रखेंगे जी, BACON। ओके, सो यहां पे आप एरिस्टोटल का नाम याद रखेंगे और यहां पे आप बेकन का नाम याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स पता होंगे ना तो आप अच्छे से अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। और यहां पे हम बोलते हैं कि नहीं जी, नॉलेज जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल जाएगी, कि अगेन यहां पे एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक चीज हमारे साथ हुई है और उस बेसिस पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो अब कहीं ना कहीं इन दोनों ही मेथड्स में हमें समझ आएगा कि मतलब प्रायर नॉलेज के बेसिस पे हैं चीजें, सो कोई ना कोई गड़बड़ तो यहां हो सकती है, कोई ना कोई लिमिटेशन यहां हो सकती है, राइट। देन हमारे पास कौन आ जाते हैं, हमारे पास डार्विन आते हैं। यानी पहले आप एरिस्टोटल को याद रखेंगे जब आप डिडक्टिव नॉलेज की बात करेंगे या डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे जिससे आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। फिर आप फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे यानी कि इंडक्टिव मेथड की बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे जाके आप किसकी बात करेंगे जी, साइंटिफिक मेथड की। यानी हमने 4 मेथड पढ़ लिए, सो 5वें पे आ जाता है अपना साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को जो है आप इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ओके, यानी कि इसके अंदर अब मैं दोनों चीजों को यूज कर रही हूं और एक लॉजिक लेके आ रही हूं, एक रैशनल लेके आ रही हूं। ओके, सो ये किसका नाम याद रखेंगे आप, डार्विन का नाम याद रखेंगे।
ठीक है, तो इसमें भी एक प्रॉपर आपके पास तरीका होगा, उस प्रॉपर तरीके में बहुत सारे स्टेप्स होंगे आपके पास। वो स्टेप्स डेफिनेटली आप याद रख सकते हैं कि आपको जो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव नॉलेज या जो मेथड हमने पढ़े हैं ना नॉलेज गेन करने के, उन दोनों में से बेस्ट चीजें निकाल के हम साइंटिफिक मेथड में डाल रहे हैं। ठीक है, सो साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 5 स्टेप या 5-6 स्टेप, या आप स्पेसिफाई मत कीजिए कि 5 हैं या 6 हैं, बिकॉज आप इनको अगर आप अरेंज करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स बन सकते हैं। जैसे या तो आप लिख देंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो साइंटिफिक मेथड में आप पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे ना कि भाई ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, फिर आप उस पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग शुरू करेंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, आप दूसरे स्टेप में भी लिख सकते हो कि डेफिनेशन की, डिफाइन करेंगे हम प्रॉब्लम को। ओके, वो डिफाइन करने का जब हमें समझ आ गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तब हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। ओके, हाइपोथेसिस क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने करवा रखा है। देन आप इंप्लीकेशंस देखेंगे इस हाइपोथेसिस की, यानी इंप्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। तो उस रीजनिंग के थ्रू आप चीजों को देखेंगे कि हो क्या रहा है, या क्या क्या इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, या और फर्दर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। उनके बेसिस पे आप एक कलेक्शन करेंगे डाटा का या एविडेंसेस का। जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, फिर आप एनालाइज करेंगे उस डाटा को, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस आपने फॉर्मुलेट की थी वो वेरीफाई हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, या फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा उसमें कुछ। सो वेरिफिकेशन, रिजेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस आप यहां पर देखेंगे। सो ये 5 स्टेप लगा लो या 6 स्टेप लगा लो, 6 हैं यूजुअली, तो आप इसको फर्दर भी बना सकते हैं, बिकॉज नेट में या बाकी जगह पे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, सो वो आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स में बना के रीअरेंज करने को बोल देते हैं कि आप जो है सीक्वेंस में बताइए। तो सीक्वेंस में आपको पता हो कि पहले आप प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, तभी तो आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। सो उसको आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना, हाइपोथेसिस बनाना। देन यहां पे ये भी आ सकता है कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके बारे में सोचेंगे, राइट, और उन सॉल्यूशंस में से फिर एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है जी, सो ये अपना 5th तरीका हो गया। हमने 5 तरीकों की बात कर ली है। सबसे पहले हमने लाइफ एक्सपीरियंस की बात की थी, देन हमने सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन की बात की थी, उसके बाद हमने 3rd में अपील टू अथॉरिटी या अथॉरिटी वाले मेथड की बात की थी कि वहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। देन हमने लॉजिक के थ्रू, जिसमें हमने डिडक्टिव की बात की, पहले डिडक्टिव में अरिस्टोटल की बात की, अरिस्टोटल के बाद फ्रांसिस बैकन और इंडक्टिव के मेथड की बात की, इंडक्टिव के बाद हमने साइंटिफिक मेथड जिसमें हमने इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों की बात की। ओके, फिर आपका लास्ट तरीका रहेगा जी सोशल इंक्वायरी मेथड। तो 6th मेथड अपना है सोशल इंक्वायरी मेथड, इसको कई बार सोशल साइंस इंक्वायरी मेथड भी बोल देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, ये किस पे बेस है, ये एक बिलीफ पे बेस है, जो कि मैं आपको एक पढ़ के दिखा देती हूँ जिनको समझ ना आ रहा हो। बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट प्रोवाइडिंग अ रिफ्लेक्टिव एंड इंक्वायरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू सोशल इश्यूज may helps to improve personal and social life। यानी कि ये मेजरली किस चीज पे, ये जो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हमें सोशल इंक्वायरी की बात हो रही है, यानी कि आप एक जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर रहे हो, किससे रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, और उन सोशल इश्यूज के ऊपर आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर वो सोशल इश्यूज सोल्व होंगे धीरे धीरे, सो वो जो है आपकी पर्सनल और सोशल दोनों लाइफ को ही क्या करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे सोशल इश्यूज से डील करेंगे। तो सोशल इश्यूज जो, मतलब सोसाइटी के लेवल पे जो इश्यूज अपने को आ रहे हैं, उनसे जब हम डील करते हैं, उनसे रिलेटेड हम एविडेंस कलेक्ट करके सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, सो वो जो सॉल्यूशन है वो एक नॉलेज, जो सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाएगा, और वो आपकी पर्सनल और सोशल दोनों लाइफ को बेटर करेगा। इसी से रिलेटेड मोसालियस एंड कोक्स ने 1966 में बोला कि जो स्कूल है ना, वो फोस्टर करेगा बच्चे में डेवलपमेंट और वैल्यूज को इनकलकेट करने का काम। ठीक है, सो वो डेवलपमेंट को फोस्टर कर रहा है और वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है, जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन इन द सोसाइटी या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर हमें देखने को मिलेगा। ये आप लिख सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर।
ठीक है, ये अपने को देखने को मिलेगा, ये इन्होंने बोला। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि मेजरली तो ये तीन ही चीजों, मतलब मेजरली तो ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है ना कि हमें सोशल इश्यूज से कैसे डील करना है, उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर हम सोशल इश्यूज से डील करेंगे तो वो जो सोल्यूशन निकल के आएगा सोसाइटी के इश्यूज से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी तो सोसाइटी में ही रहता है और ह्यूमन को तो हम एक सोशल एनिमल भी बोलते हैं, राइट। तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन निकल रहा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा। उसके अलावा जो ये मुसैलियस और कोक्स हैं, इन्होंने सोशल इंक्वायरी मेथड के तीन जो है वो मेजर हाइलाइट्स बताए हैं, या ये बोल सकते हैं कि तीन मेजर फीचर्स बताए हैं। पहला रहेगा ओपन क्लाइमेट, क्योंकि सोसाइटी में हम ये देखना चाह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो बहुत ओपनली चीजें हो रही हैं। पहला तो इसके अंदर ओपन क्लाइमेट इसका जो है फीचर रहेगा। दूसरा रहेगा हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस जो है वो देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जब आप सोच रहे हैं सो इमेजिनेटरी लेवल पे तो कोई भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो है एविडेंसेस के बेसिस पे, एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पे आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से सोशल इंक्वायरी मेथड इसीलिए बोला गया कि हम सोसाइटी के इश्यूज से कैसे डील करना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो काम कर रहा है, सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह काम कर रहा है। तो हमने 6 मेथड्स पढ़े हैं जी। सबसे पहले हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात की, दूसरे नंबर पे हमने ट्रेडिशन, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन की बात की, तीसरे नंबर पे हमने अथॉरिटी की बात की, अथॉरिटी के बाद हमने लॉजिक के थ्रू काम किया जिसमें हमने डिडक्टिव इंडक्टिव की बात की, देन हमने साइंटिफिक मेथड जिसको हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं उसकी बात की, और लास्ट में 6th नंबर पे हमने सोशल इंक्वायरी मेथड या सोशल साइंस इंक्वायरी मेथड की बात की। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि एटलीस्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ये स्टैटिक टॉपिक है, आप आज देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं, ये सेम ही रहेगा। ओके, तो ये क्योंकि यहां से चीजें शुरू होती हैं, जब आप रिसर्च की या जो है कभी भी एजुकेशनल रिसर्च की बात करेंगे ना, तो नॉलेज कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। तो सोर्सेज क्या रहेंगे, मीनिंग क्या रहेंगे, तो अभी हाल ही में जो भी मैंने नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, बिकॉज ये बेस है। आप इनको आज देखें या कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, तो इसमें ज्यादा अपडेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप एग्जाम्पल्स जरूर अपडेट कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन लगा हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.